हेलो एवरीवन। जैसा कि देखा जा सकता है कि अभी कुछ बच्चों का जो क्वेश्चंस होती है वह खास तौर पे जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। आप लोग बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं, सर जीएसटी को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता है, ये जीएसटी कैसे तैयार होता है, इस सभी पर आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और जीएसटी को जानने से पहले जैसा कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम जीएसटी की बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, तो जीएसटी को लाने के लिए सबसे पहले हमने देखा था कि 122वां संविधान संशोधन लाई थी, जिसको आप कैब बोल सकते हैं, कैब, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो 122वां संविधान संशोधन लाई थी, लेकिन जो हमारे यहाँ हैं कि जो भारत के जो हमारा पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट से जो ये पास हुआ है ना, तो ये पास के रूप में 101वां संविधान संशोधन के तहत यानी सीएए के तहत हमारे यहाँ जीएसटी पारित हो जाता है। और भारत में हमने देखा कि 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2017 से जीएसटी जो है पूरे भारत में इसको इम्प्लीमेंट कर दी जाती है। तो चूंकि कब सबसे पहले तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि आपके एग्जाम में दो तीन इस तरह से क्वेश्चन दागे जा सकते हैं। तो पहला हमें याद रखना है कि जीएसटी जो हुई, ये जीएसटी के लिए जो बिल आया था 122वां बिल पर आया था, लेकिन जो पूरे भारत में ये जो पास हुआ बिल, ये पास हुआ हमारा 101वां संविधान संशोधन के तहत, क्योंकि बिल हमारा अनेक होता है लेकिन पास कितने होते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो B4 होता है हमारा बिल, लेकिन इसी को जब हमारा प्रेसिडेंट का यानी कह सकते हैं राष्ट्रपति जी का तथा दोनों सदनों से पास होकर जब प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, और जब प्रेसिडेंट अपने कंसेंट कंसेंट का मतलब कह सकते हो अपनी सहमति जब वो दे देते हैं, तो यह जो हमारा बिल था यह आगे जाकर के एक्ट में बदल जाता है। तो अभी सीए भी था, अभी सीए हुआ, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया। तो ये एक्ट जो हुई 101वां संविधान संशोधन के तहत पारित हो गई और पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब चूंकि यदि देखा जाए तो हम जब जीएसटी की बात करते हैं, आगे मैं इसके विशेष बताऊंगा, तो भी मैं इसका केवल बैकग्राउंड बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये जो हम जीएसटी की यदि बात करते हैं, तो जीएसटी मुख्य रूप से हमारे भारत में 4 तरह से जीएसटी है। तो ये चीजों को याद रखेंगे। एक जो होता है हमारा सीजीएसटी होता है, एक हमारा एसजीएसटी होता है ना, एक हमारा जो होता है आईजीएसटी होता है, और एक हमारा यूटीजीएसटी होता है। ये चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो सीजीएसटी सेंट्रल जो केंद्र सरकार इम्पोज करती है तथा केंद्र सरकार ही वसूली करती है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है। जहां पर केंद्र सरकार लगाती है वसूल करती है, लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो इसकी बंटवारा होती है। तो जब ये बंटवारा जो होती है, इसका डिस्ट्रीब्यूट जो होती है, यह राज्यों के बीच में हो जाता है। तो ये हमारा आईजीएसटी होता है। यूटीजीएसटी जो होती है, यह वैसे यूनियन टेरिटरीज में लगाए जाते हैं, वैसे यूनियन टेरिटरी, हिंदी की हम बात करें तो यह हो जाएगा ऐसे केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान देंगे, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश में लगाई जाती है जहां पर नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं है, नॉट हम कर देता हूं। तो वहां पर क्या होता है कि केंद्र सरकार के द्वारा वहां पर लगाई भी जाती है तथा केंद्र सरकार उसकी वसूली भी करती है। तो वहां पर यूजीएसटी कहलाता है। जैसे हम अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो यहाँ पर यूटीजीएसटी लगता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपको याद रखना है कि वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा नहीं है ना, तो जहां पर विधानसभा नहीं वहां पर क्या लगता है, वहां पर यूटीजीएसटी लगता है। तो अब हम डायरेक्ट इस पर बात करें कि जो हम लोग जीएसटी पढ़ते आ रहे हैं, तो जीएसटी को आने से पहले यानी जब ये 2017 का हम कह सकते हैं जब 1 जुलाई से भारत में इम्प्लीमेंट हुआ, तो इससे पहले हमें ये चीजों को जानना होगा कि आखिर जीएसटी को आने से पहले क्या क्या चीजें हैं। तो इसके लिए हमें एक पॉइंट पढ़ना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं साहब सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन, सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन, है ना। इसकी हिंदी की हम बात करें, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते जा रहा हूँ जिससे कि दोनों लैंग्वेज जो बचे हैं बाइलिंगुअल उनको फायदा होगी। तो सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन की बात करें तो इसका शुद्ध हिंदी होता है एकल बिंदु पर कर संग्रह, है ना। इसका हिंदी क्या होगा, एकल बिंदु पर कर संग्रह, है ना, कर संग्रह, ये इसका शुद्ध हिंदी होगा। देखिएगा ना, तो हम इसकी बात कर सकते हैं जो सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन थी लगभग 1986 से हम पहले की बात करें, 1986 से हम पहले की बात यदि करते हैं तो पूरे भारत में हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष यानी जितने भी हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, ध्यान देंगे, जितने भी हमारे पहले इनडायरेक्ट जो टैक्स होते थे, अप्रत्यक्ष जो कर होते थे, उसको सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन से ही व्यवस्थित किया जाता था, या कह सकते हैं इसको कंट्रोल किया जाता था। लेकिन हम कह सकते हैं 1986 के बाद यानी 1986 के बाद बहुत सारे ऐसे मामले हुए जहां पर आंशिक रूप से हम कह सकते हैं ये व्यवस्था को लगाया गया। लेकिन हम कह सकते हैं इस व्यवस्था में वस्तु जो होते हैं यानी जिसको हम लोग गुड्स बोलते हैं, तो गुड्स के जो प्रोडक्टिविटी होती है यानी प्रोडक्शन होता है, उत्पादन,
उससे लेकर के जो हमारा सेल तक आता है, यानी विक्रय तक जो आता है, इसमें भिन्न भिन्न स्टेज होते थे। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस जो होते थे, डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट टैक्स लगाई जाती थी। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट जो हमारा स्टेज होता था, जैसे मान लिया जाए कि आप पहले किसी भी चीजों को क्या करते हैं, पहले आपने सप्लाई किया, फिर इसको मैन्युफैक्चरिंग के पास ले गया, फिर उसके बाद आप स्टॉकिस्ट के पास ले गए, उसके बाद एक कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो ये जो भिन्न भिन्न जो हमारे स्टेजेज हुए, इसमें अनेकों अनेक प्रकार से टैक्स को वसूला जाता था। तो इससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो डिफरेंट स्टेजेज होते थे, इस स्टेजेज में बहुत ज्यादा तो प्रभाव देखने के मिल ही जाता था। या हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी या हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं, तो इस सोसाइटी के लोग भी कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि प्रभावित हो रहे थे। तो इसी प्रभाव को देखते हुए ये आज हम लोग को पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना होगा कि आखिर जो सिंगल पॉइंट टैक्स जो हमारे सिस्टम में आई है ना, ये सिंगल पॉइंट टैक्स होता क्या है। तो इसको हम बताने के लिए आपके लिए मैं एक एग्जांपल लाया हूँ, ध्यान दीजिएगा। और आप इसको एग्जांपल से समझिएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, फिर जीएसटी कैसे निकलती है, एसजीएसटी कैसे निकलती है, आईजीएसटी कैसे निकलती है, ये सभी को हम एक एक चीजों करके हम आपको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यदि हम एकल, यानी हम कह सकते हैं जब सिंगल टैक्स कलेक्शंस की जब हम बात कर रहे हैं, मेथड की बात करते हैं, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। पहला हम इसमें लेकर रहे हैं साहब, पहला हम ले रहे हैं सप्लायर। जो सप्लायर जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जो सप्लायर होगा हम इसको ए सप्लाई ग्रुप में रख रहे हैं ना। दूसरा जो होता है उसको हम मैन्युफैक्चरर कहेंगे, मैन्युफैक्चरर कहेंगे, है ना। तो मैन्युफैक्चरर का मतलब शुद्ध हिंदी होगा इसका निर्माता। तो निर्माता को हम बी मान के चलेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो हमारा पार्ट होगी उसको हम लिखेंगे जो हमारा रिटेलर जो होता है, रिटेलर, जिसको हम विक्रेता कहेंगे। विक्रेता में कौन सा होगा, खुदरा विक्रेता, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा होगा खुदरा विक्रेता। इसको हम सी मान के चलेंगे। और लास्ट जो हमारा कंज्यूमर, यानी हिंदी इसका हो जाएगा उपभोक्ता, है ना। इसको होगा उपभोक्ता, उपभोक्ता को हम डी मान के चलते हैं। तो आज हम देखते हैं कि जो सिंगल टैक्स कलेक्शंस की जो हमारे 1986 से पहले या 1986 के बाद भी हम कह सकते हैं, जो आंशिक रूप से जो देखने को हमारे यहाँ मिला, ये कैसे निकाली जाती थी, आखिर सिंगल वे ऑफ टैक्स कलेक्शन कंसेप्ट क्या था, पहले इसको हम जानेंगे। तो जैसे देखिए, इसमें हम कह सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर ए जो है, ये हमारा कौन है, सप्लायर है ना। तो ये जो सप्लायर है, मान लिया जाए कि यह किसी भी प्रकार का जो इसका कच्चा माल होता है, कच्चा माल का मतलब हम कह सकते हैं जो इसकी रॉ मटेरियल है, तो इसकी रॉ मटेरियल इन्होंने कितना में लिया, तो 100 रुपया में इन्होंने खरीदा। 100 रुपया में इन्होंने किया रॉ मटेरियल खरीदा, यानी कच्चा माल खरीदा। और इस पे इसका जो सेल टैक्स लगा, सेल टैक्स मतलब होता है बिक्री कर, तो इसका जो सेल टैक्स लगा, ये मान लेते हैं कि 10% लगा, है ना। तो सेल टैक्स 10% मतलब इसमें 10 रुपया और इसमें ऐड हो गए। अब हम टोटल इसको यदि हम वैल्यू को निकालेंगे, इसका कितना हुआ, 110 रुपया हो गया। कितना होगा इसका, 110 रुपया। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो सेलिंग प्राइस हो गया, यानी जिसको आप बोल सकते हैं बिक्री कर, तो इसका जो सेलिंग प्राइस हो गई, ये सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 110 रुपया। मतलब एक कच्चा माल लिया कितना का, 100 रुपया का, और इस पे इन्होंने सेल टैक्स कितना का दिया, 10% दिया। तो 100 में 10% हमने इसका टैक्स जोड़ा, तो इस सप्लायर को ये सामान कितने के पड़ गए टोटल। अब इस सेलिंग करने वाला जो इसका प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को ये बाजार में अब 110 रुपया में बेचेगा। अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस अब आगे क्या होगी। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि अब कच्चे माल की जो लागत होगी, यानी हम कह सकते हैं कॉस्ट, है ना, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ध्यान देंगे, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कच्चे माल की जो लागत, हिंदी में क्या बोलते हैं हम, आगम लागत। तो जो आगम लागत इसका कितना पड़ गया, तो इसका पड़ गया 110 रुपया। इतना पड़ गया, इसका आगम लागत कितना पड़ गया, 110 रुपया, क्योंकि 110 रुपया में इन्होंने खरीदा। अब क्या होता है कि जब 110 रुपया में इन्होंने खरीदा, तो यहाँ पर इनको जो होगा वैल्यू एडिशन जुटेंगे। क्या जुटेंगे, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का हिंदी देखिएगा, इसका हिंदी होता है मूल्यवर्धन, ठीक है। तो इस पे इनको वैल्यू एडिशन जो है साहब, ये वैल्यू एडिशन मान लेते हैं, इनको 40 रुपया का वैल्यू एडिशन जुटा। अब आप बताइए कि ये माल कितना का हो गया। तो अब इस व्यक्ति का जो प्रोडक्ट कॉस्ट होगा, ध्यान देंगे, अब इस व्यक्ति का जो प्रोडक्ट कॉस्ट होगा, प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं उत्पाद, है ना। तो जो इसका प्रोडक्ट कॉस्ट होगा, यानी उत्पाद लागत जो होगा, अब इसका हो गया 110 प्लस 40, यानी 150 रुपया जो हुआ, ये इसका उत्पाद कर हो गया, या कह सकते उत्पाद लागत हो गया। अब क्या हुआ, 150 रुपया तो इसको उत्पाद लागत होगी, यानी जिसको प्रोडक्ट आप लागत बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इनको उत्पाद शुल्क देना होगा, यानी अगला जो इसमें लगेगा ये प्रोडक्ट टैक्स लगेंगे। तो प्रोडक्ट टैक्स मान लेते हैं इनको 10% का लगा, प्रोडक्ट टैक्स 10% का लगा, तो माइनस सी बात है, 150 का 10% कितना हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ेंगे तो टोटल हमारा कितना होगा, 165 रुपया का माल हो गया। सोच सकते हैं,
अभी माल कितना का हो गया हमारा 165 रुपया का। अभी 165 रुपया में क्या करेगा यह व्यक्ति, इस प्रोडक्ट को अब 165 रुपया में विक्रय करेगा। यानी हम कह सकते हैं अब इसका जो सेलिंग प्राइस हो गई, अब इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 165 रुपया हो गया। मीनिंग क्लियर हो गया। इसका प्राइस अब टोटल कितने हो गए 165 रुपया हो गया। लिया था कितना में 110 रुपया में। अब 110 रुपया से सामान कितना का होगा 165 रुपया, मतलब 55 रुपया यहाँ पर बढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं खुदरा विक्रेता के पास, है ना। अब क्या होगा, खुदरा विक्रेता इसको क्रय करेगा, तो क्रय मूल्य इसका जो होगी, यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वह अब 165 रुपया में इन्होंने खरीद लिया। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें इनका वैल्यू एडिशन फिर जुटेंगे। वैल्यू एडिशन जिसको हमने अभी बताया, इसका हिंदी होता है मूल्य वर्धन। तो वैल्यू एडिशन जो होगा, वैल्यू एडिशन इन्होंने इसका इनको लगा 50 रुपया वैल्यू एडिशन लगा। अब ये टोटल माल कितने के हो गए साहब, अब हो गए ये लगभग 215 रुपया का होगा। देख सकते हैं 165 प्लस 50, यानी अभी 115 रुपया का ये हो गया माल। तो 165 रुपया, सॉरी 215 रुपया का जो माल हुआ ये किस आधार पे हुआ, ये भी तो क्वेश्चन देखना होगा। तो इन्होंने 165 में खरीदा और 50 रुपया इनका वैल्यू एडिशन लगा, जिसको हम लोग मूल्यवर्धन बोलेंगे, है ना। अब इस आधार पे इनका अभी जो प्रोडक्ट हो गई, तो इनका टोटल जो प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया, जिसको आप उत्पादन लागत बोल सकते हैं, अभी 215 रुपया के माल हो गई। अब इन पे क्या होगा, अब इस पे इनको सेल टैक्स देना होगा। सेल टैक्स देना होगा मतलब कर कह सकते हैं बिक्री कर। तो सेल टैक्स इनको जो होगा 10% लगा। तो 215 का यदि हम 10% निकालते हैं तो हो जाएगा 21.5, यानी 21.5 रुपया इसका ए हो जाता है। तो अब इस आधार पर यदि हम निकालें तो आप देख सकते हैं कि 215 रुपया और प्लस 21 रुपया 50 पैसा, यानी 21.5 रुपये ए हो गए। तो अब ए माल कितने को हो गए साहब, ए माल हो जाते हैं 200, ध्यान दीजिएगा 215 रुपया 21 रुपया ए, तो हो जाएगा इसका 236 रुपया 236.5, यानी 236.50 पैसा का माल हो गया। अब ये क्या करेगा, इतना पे विक्रय करेगा, या विक्रय मूल्य कर सकते हैं। यानी ये सामान खरीदा था 165 रुपया में, इसमें इसका वैल्यू एडिशन जुटा 50 रुपया, और जैसे इसका वैल्यू एडिशन जुट गया तो वैल्यू एडिशन के बाद यह माल 215 रुपया का हो गया। अब इसमें इन्होंने क्या किया, तो ये 215 इनका क्या हुआ प्रोडक्ट कॉस्ट हुआ, जिसको आप लागत उत्पादन लागत कर सकते हैं। और इस पे इन्होंने सेल टैक्स यानी विक्रय कर जो होता है इन्होंने दिया 10%, यानी 215 का 10% 21.5 रुपया। अब टोटल ये सामान जो हो गया ये 236 रुपया 50 पैसा का ये माल हो चुका है। अब इस पे क्या करेगा, विक्रय करेगा। अब विक्रय किया तो अब ये उपभोक्ता यानी हम सभी हो गए। अब क्या हो गया, यहाँ पर कंज्यूमर हो गए। तो कंज्यूमर का मतलब होता है देश का आम जनता। अब आम जनता अब इसको जो खरीदेगा, यानी हम कह सकते हैं कि अब उसका जो परचेजिंग पावर होगा या परचेजिंग जो प्राइस होगी, है ना, या कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हैं आप। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस अब होगा, यह कॉस्ट प्राइस हो गया 236 रुपया 50 पैसा। यानी अब सोचिए कि जो सामान 100 रुपया का कच्चा माल था और उस पर टैक्स लेके 110 रुपया के माल थी, या यहाँ से लेकर के कंज्यूमर तक आते आते सामान हो गया 236 रुपया 50 पैसा। अब आपको ये बातों को समझना होगा कि ये कैसे हुई। एक्चुअली यहाँ पर हमने क्या किया, डिफरेंट हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने टैक्स दिया यानी कर दिया। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमने सेल टैक्स दिया यानी विक्रय कर दिया। यहाँ पर हमने वैल्यू एडिशन दिया, फिर हमने यहाँ प्रोडक्ट कॉस्ट और प्रोडक्ट टैक्स दिया। इस तरह से भिन्न भिन्न जगहों पर हम भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्स दिए। और यह टैक्स जो सामान 110 रुपया के मात्र था, 110 रुपया के मात्र था, यह सामान 236 रुपया 50 पैसा का हो गया, है ना। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार के टैक्स इंपोज होते हैं इनडायरेक्ट रूप से, उसका जो वहन करता है यानी उसका जो लागत जो भी होता है या उसका जो बर्डन पड़ता है वह एक आम जनता पे पड़ता है। तो यही जो विभिन्न प्रकार के जो हमने यहाँ पर टैक्स लगाए हैं, इसी टैक्स को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने आगे चल करके इसको वैल्यू एडेड टैक्स का कॉन्सेप्ट लाया, जिसको VAT वैट बोलते हैं। तो अगले लेक्चर में हम आपको वैट के बारे में बताएंगे कि वैट कैसे है, और वैट फिर आगे जाकर के हम इसको खत्म करके फिर हम आपको बताएंगे कि वैट के बाद भारत सरकार ने जो लाया, जिसको हम लोग GST के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो फिर GST मैथ कैसे निकलेगा, इस सभी चीजों को हम एक एक करके आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। फिर हम लोग इसी पल इसी चैनल पर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।